नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो आपका 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी, इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख रहे थे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आपको जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्न मिलते हैं, जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। देखिए दोस्तों, जीडी के एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जगह पे ऑप्शन हिंदी है। तो ये सब नंबर गेन करने वाले सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सभी बनाएंगे। जो मेरिट में आना चाहता है उनके लिए जीके जीएस में जो है अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं वही कंटेंट लाया हूँ जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। इससे पहले आपने देखा, हमने बिहार एसएससी में इस प्रकार के 5 प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराया था और काफ़ी बच्चे को फ़ायदा हुआ। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, तो आप वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में दशकीय वृद्धि नकारात्मक रही है? ये जीडी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जनगणना 2011 जो है ये आपका जो नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर्शाया है राज्य, ये है आपका नागालैंड। नागालैंड में -6% जो है वृद्धि नोट की गई थी अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना। ठीक है, बाद बाकी अन्य सभी भारतीय राज्य में प्लस में जो है दशकीय वृद्धि आई थी। एकमात्र ऐसा राज्य नागालैंड है जहां पे निगेटिव में दशकीय वृद्धि आई थी। अगर समग्र दशकीय वृद्धि की बात कर ले अकॉर्डिंग टू 2011, तो हमारे देश में 17.64% की दशकीय वृद्धि हुई थी जनगणना मतलब जनसंख्या में। और यदि प्रति किलोमीटर घनत्व की बात कर ले तो टोटल व्यक्ति जो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर घनत्व आया था इंडिया का। लिंगानुपात 943 आया था। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की आई थी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की आई थी, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की आई थी, सबसे अधिक साक्षरता केरल की आई थी, सबसे कम साक्षरता बिहार की आई थी, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की आई थी। तो ये बात सब आपको मोटे मोटे तौर पे अभी तक 2011 के जनगणना को लेके ही चलना है, क्योंकि 2021 वाली जनगणना जो है इसकी अभी डाटा ऑफिशियली रूप से रिलीज नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए प्रथम बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, अल्फ्रेड नोबेल साहब, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो 10 दिसंबर को किया जाता है। 2022 वाला भी घोषित हो चुका है, जो मैंने वीडियो भी बना दिया था, आपको पीडीएफ भी दे दिया था, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहता है किसी आने वाले एग्जाम के लिए, जो शुरुआती एग्जाम होती है जनवरी फरवरी में। ठीक है, अब मैं बता दूं कि अब तक जो है भारतीयों को 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे पहले जो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आया भारतीयों के द्वारा, ये है आपका सीवी रमन साहब। सीवी रमन साहब आपको जो है 1930 में फिजिक्स में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, और ये प्रथम भारतीय जो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। वैसे प्रथम भारतीय की बात कर ले खाली, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो आपका साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे गीतांजलि पुस्तक के लिए। कौन से पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम नागरिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, इसके बाद हमारा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब, ये भी फिजिक्स में 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। हरगोविंद खुराना जो है प्रथम भारतीय मूल के आदमी है जो चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे 1968 में। डीएनए को संश्लेषित करने के लिए इन्हें ये दिया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कोई कि अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो अमर्त्य सेन जो है ये इकोनॉमिक्स में फर्स्ट बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। हालांकि इकोनॉमिक्स में सेकेंड टाइम भी नोबेल पुरस्कार आ चुका है भारत के लिए, 2019 वाला। ठीक है, बैनर्जी के द्वारा, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अध्यक्षता और किसके शासनकाल में हुआ, ये दो अलग अलग चीज हैं। जिसके शासनकाल में हुआ उस समय उससे वो शासित प्रदेश हुआ करता है, लेकिन जो अध्यक्षता करता है उस पार्टिकुलर संगीति की जो अध्यक्ष होते हैं, जो गाइड होते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है।
तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता है ये आपका वसुमित्र के द्वारा किया गया था। बात करें प्रथम किसके द्वारा किया गया था, फर्स्ट संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा आपका साबक अमीर के द्वारा किया गया था, साबक मीर के द्वारा। तीसरा आपका मोगली पुत्र तिस के द्वारा किया गया था और चौथा आपका वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अब इनसे शासक के थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम के काल में आपका अजातशत्रु, अजातशत्रु से क्वेश्चन आता है कि किस वंश का है, तो ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, हर्यक वंश से। इसके अलावा सेकेंड जो है ये कालाशोक के समय हुआ था, कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। तीसरा आपका राजा अशोक के समय जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा आपका कंडल वन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, चारों बौद्ध संगति को ध्यान रखेंगे विथ अध्यक्ष और किसके शासनकाल में और कहाँ पर हुआ था, मैंने यहाँ पे सभी चीज बता दिया। साथ ही साथ दो जैन संगति भी होती है, पहला आपका पाटलिपुत्रा में होता है और दूसरा आपका बल्लभी गुजरात में होता है। तो दोनों जैन संगति को भी याद रखेंगे और चारों बौद्ध संगति को भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, ओमकारेश्वर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए ओमकारेश्वर नदी घाटी परियोजना जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर अन्य परियोजना जो है सरदार सरोवर परियोजना है, नर्मदा घाटी नदी परियोजना है, इसका नाम भी है नर्मदा घाटी नदी परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर है, नाम से स्पष्ट है इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया। सरदार सरोवर परियोजना भी जो है आपका नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी की उद्गम अगर आपसे कोई पूछे तो अमरकंटक से होती है। कहाँ से होती है, अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कौन सी दो नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, डेल्टा का आकार भी आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा अगर आपसे कोई पूछ ले तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। यही फायदा होता है दोस्तों आपको वीडियो देखने का कि एक क्वेश्चन मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ कहाँ तक ले जाता हूँ ये आप खुद ही समझ पा रहे हैं। तो पहले वीडियो देख ले फिर पीडीएफ के साथ रिवाइज करें तो ज़्यादा फायदा होगी, ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे, हाँ नर्मदा डेल्टा पे आए थे। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। साथ ही साथ नर्मदा और ताप्ती जो है उल्टा दिशा में बहने वाली नदियों में से हैं जो आपका ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अन्य सभी नदियां जनरली जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहा करती हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी पर जो परियोजना है ये हीरा कुंड बांध परियोजना का आपने नाम सुना होगा जो आपका ओडिशा के अंदर है, ये महानदी पर है। पेरियार नदी पर जो परियोजना है इदुक्की परियोजना का आपने नाम सुना होगा जो केरल के अंदर है, तो ये पेरियार नदी पे है। इसके अलावा भागीरथी नदी पर जो है भारत का सबसे ऊंचा परियोजना टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के अंदर स्थित है। सभी बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। देखिए फीफा 2023 हो चुका है और इसमें विनर भी बन चुके हैं। विनर कौन है भाई, अब समाप्त हो गया तो विनर होगा एक, तो विनर आपका जो है अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना जो है आपका विनर है। किसको हरा के जीता है ये, तो ये है जीता है फ्रांस को हरा के। तो उप विजेता फ्रांस, विजेता रहा अर्जेंटीना। 2023 का जो फीफा हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका कतर के अंदर हुआ था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। 2026 का जो अगला फीफा होगा ये आपका कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये संयुक्त रूप से होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2023 के बारे में मटेरियल जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी अभी समाप्त हुआ और यहाँ से छपेगी प्रश्न आपके एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि फीफा अंडर 20 जो 2023 में होने वाली है ये कहाँ पर होगी, तो इसका आंसर आपका देना है इंडोनेशिया के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया के अंदर होगा। फीफा अंडर 20 2023 में होगा। ये कहाँ होगा, इंडोनेशिया में। अगर यहीं पर आपसे कोई पूछ ले कि फीफा वुमेन वाली जो महिला वाली फीफा है, फीफा वुमन 2023 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगी, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगी। तो ये बात सभी आपको अच्छे से बारीकी से समझ लेना है। खाली फीफा पूछेगा अगला 2026 तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा,
अंडर 20 फीफा पूछेगा 2023 में होगा, ये आपका इंडोनेशिया में होगा। इसके अलावा महिला वाला फीफा अगर आपसे पूछे जो 2023 में होना है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से कराया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम की प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए मिजोरम की जो लोक नृत्य है ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 25 जुलाई 2022 के सेकेंड शिफ्ट में। तो ये जो है सबकालिया, चैलम, बांस, ये सभी आपका जो है बंबू नृत्य भी बोलते हैं इसे, ये सभी मिजोरम का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ आपको कि जिसके लास्ट में लम लगा रहता है 99% जो है आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। जैसे थांग चैलम है ना, ये सब जो है थांगलाम, ये सब जो भी है मिजोरम का लोक नृत्य है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा मिजोरम में एक त्योहार भी मनाया जाता है, लाई हरोबा त्योहार जो है ये मिजोरम और त्रिपुरा ये दोनों में मनाया जाता है। तो कहीं त्रिपुरा देखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों जगह मनाई जाने वाली त्योहार में से हैं। सब लकिया जैसे एक और मिलता जुलता जो नृत्य है कलबेलिया, कलबेलिया नृत्य भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया है, तो ये आपका राजस्थान का नृत्य है, इसे सब ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन तथा उससे संबंधित व्यक्ति का सही मेल है। CHSL 2016 में प्रश्न आया था, इसमें से एक ही आंदोलन आया था। मैं अधिक इसलिए ऑप्शन बदल देता हूं ताकि अधिक से अधिक प्रश्न आपको समझा सकूं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा एकदम सही है। चिपको आंदोलन जो है पेड़ को बचाओ, पर्यावरण बचाओ से संबंधित है, उत्तराखंड में मेन रूप से घटित होती है, गढ़वाल रीजन में। और ये सुंदरलाल बहुगुणा, और महिला में अगर आपसे कोई पूछे तो गौरा देवी इसके अग्रणी रही है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग ली थी। ठीक है, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, जब नर्मदा नदी पर जो है परियोजना लगाया जा रहा था उसी समय ये आंदोलन चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा कि नर्मदा बचाओ। ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद बिश्नोई आंदोलन, ये अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा राजस्थान में खेजरी का पौधा राजस्थान में काफी पाया जाता है, तो इन्हीं के जो है संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन है, जिसमें बहुत सारे बिश्नोई समाज के लोग ने अपनी जानों की आहुति दे दी थी। ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इस मिलन में सबका सब सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्वाड के देशों के बीच नवंबर 2022 में संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास किस सागर में हुई। देखिए इंपोर्टेंट करेंट अफेयर में से रहेगा, क्योंकि एक तो क्वाड ही इंपोर्टेंट संस्था है। जिस प्रकार से आप ब्रिक्स को समझते हैं, तो इसमें तो नाम से ही स्पष्ट है कि भाई आपका जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से ये क्वाड नहीं है। क्वाड जो है क्वाड मतलब 4 देशों का एक समूह है। पहले तो ये जाने कि क्वाड में कौन कौन है। तो क्वाड में आपका अपना प्यारा भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद में आपका जापान है और इसके बाद में यूएसए है। ये 4 है आपका क्वाड के सदस्य देश। इनके बीच नौसेना का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का 26वां संस्करण हुआ है। कितनावां? 26वां संस्करण हुआ है। ये कहां पर हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका जापान सागर में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका नाम क्या दिया गया था, तो मालाबार 2022 नाम दिया गया था। मालाबार 2022 नाम दिया गया था इस नौसैनिक सैन्याभ्यास को, जो जापान में हुआ था क्वाड देशों के बीच। ये 26वां एडिशन था। अगला प्रश्न है हमारा, नयागांव बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए नागांव टाइगर रिजर्व जो है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो अन्य नेशनल पार्क में से है, तडोबा है, बोरीवली है, तडोबा है, संजय गांधी है, जीजा माता है, ये सभी है। पेंच है, पेंच में कंफ्यूज नहीं करना है, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में फैला हुआ है, तो ये सभी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और पूछ लिया जाता है जिसपे लोग गलत टिक करके आ जाते हैं। भगवान महावीर जो है ये आपका गोवा में है। लोग गोवा समझते हैं दूसरे कामों के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई गोवा जो है वहां पे लोग जाते हैं मजे करने के लिए, तो भगवान महावीर जाता है तो दूसरे पे टिक कर देता है। अगर जानकारी नहीं होती है तो उनको लगता है कि ये यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन ये यहीं पे है गोवा में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व के बारे में हमने बता ही दिया है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात में बंसदा है ना। उसके बाद असम में तो बता ही दिए थे, बहुत सारे असम में नमेरी है, काजीरंगा है, मानस है, पौबितोरा है, डिब्रू सखोवा है, ये सब जो है आपका असम में है, ओरंग है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है आपका देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में ही आपका
ONGC का मुख्यालय है, जो 12 महारत्न कंपनियों में से सबसे प्रमुख है। इसके अलावा देहरादून में ही आपका FSI का मुख्यालय है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी देहरादून में ही है। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे, देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है? SSC, रेलवे और DRDO, ये तीनों में आया हुआ प्रश्न है। तो कृष्णदेव राय के जो द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है, ये है आपका आनमुक्त मल्याद। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है। आनमुक्त मल्याद के लेखक हैं कृष्णदेव राय। अगर बात कर ले नाट्य शास्त्र की, तो नाट्य शास्त्र की जो है भरत मुनि लेखक है। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम नृत्य है, भरतनाट्यम जो नृत्य है, ये इसकी उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी आपको भरत मुनि को ही दिया जाता है ना। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके करने का श्रेय जो है भरत मुनि को दिया जाता है। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र नामक किताब लिखा है। राज तरंगिणी के लेखक जो है ये कल्हन है। कौन है? कल्हन। और ये कहाँ का इतिहास बताता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है। इसके अलावा रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों प्रमुख पुस्तक हैं हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है स्नायु यानी लिगामेंट्स, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, किससे किसको जोड़ती है? GD 20 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए लिगामेंट जो है और टेंडन जो है, तो लिगामेंट जो है ये हड्डी से हड्डी, बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है, BB। ठीक है। इसके अलावा जो हड्डी से मांसपेशियां को जोड़ने का काम करता है, ये आपका है टेंडन। क्या है? टेंडन जो है हड्डी से मांसपेशियां को जोड़ता है। लिगामेंट जो है बोन से बोन को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डी के अध्ययन को। हड्डी अगर एक वयस्क मानव में 206 पाया जाता है। बचपना यानी शैशवा अवस्था में जब बाल्य अवस्था होती है, उस समय हड्डी 300 तक शरीर में हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस होती है। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो एनामील जो होता है, ये जबड़ा में पाया जाता है, ये सबसे मजबूत होती है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। हालांकि एनामील जो है पूर्णतः हड्डी के कैडर में नहीं आता है, ये शरीर के सबसे मजबूत पार्टों में से है। सभी बातों को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। एक प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? देखिए CPO में आया हुआ प्रश्न है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे रोग रख लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मलेरिया जो है, ये आप जानते हैं कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया। ठीक है। इसके अलावा पैरिया दांत में जो है लग जाती है, जिससे मुंह से बहुत ज्यादा गंध आती है, एक प्रकार की बीमारी होती है पैरिया, ये भी आपका जो है प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया सभी समझते हैं क्या होते हैं, बुखार आता है, ज्यादा ठंडा लगता है। काला जार ये एक देसी बीमारी है, ये भी आपका जो है प्रोटोजोआ से ही होता है। इसमें जो प्रोटोजोआ भाग लेता है इसका नाम है लिस्मेनिया डोनावानी का। कितने बार एग्जाम में पूछा गया है? लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ जो है ये कारक है आपका काला जार का। काला जार का जो वाहक है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सैंड फ्लाई जो है, बालू मक्खी जो है, ये काला जार बीमारी का वाहक है। और मलेरिया का वाहक क्या है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर जो है, एनीफिलीज मच्छर जो है ये वाहक है, वो भी मादा वाली। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। वाहक अलग चीज होता है और किसके कारण होता है अलग चीज होता है। भाई लेटर अलग चीज होता है, पोस्टमैन अलग चीज होता है। पोस्टमैन का काम है लेटर पहुंचाना, है ना, लेकिन इफेक्ट कौन डालता है? उस आदमी पे लेटर डालता है, वो पढ़ेगा तब तो समझे क्या हुआ। तो इसी प्रकार से मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज प्लाज्मोडियम को ढोने का काम करता है, खाली वो लेटर पहुंचाता है, दूसरे के शरीर में डाला, इफेक्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से समझिए। टाइफाइड जो है ये आपका जीवाणु से होता है और इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो है होने वाली ये बीमारी है आपका टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि जीवाणु का खोज किसने किया था, तो एंटोइन ल्यूवेनहॉक। अगर आपसे यहीं पर कोई पूछ ले कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो फिर भी ल्यूवेनहॉक। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। वैसे कोशिका खाली पूछे तो रॉबर्ट हुक होगा, लेकिन अगर जीवित कोशिका लगा के अगर आपसे पूछे तो ल्यूवेनहॉक ही आंसर करके आइएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंपीय क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए भूकंप में जो है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, तो इसके संबंधित आपका कौन सा कथन गलत है। कई बार भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स में आते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा समझा दूंगा ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। 3 प्रकार की तरंग की उत्पत्ति होती है, एकदम होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और एल तरंग होती है। एल तरंग एक वैज्ञानिक के नाम पे है, लब नामक वैज्ञानिक इनके नाम पे है, ठीक है। उत्पत्ति स्थल को अधिकेंद्र कहते हैं, एकदम सही है, जो ईपी सेंटर कहते हैं, जहां से भूकंप उत्पत्ति होती है, जमीन के अंदर। भूकंप जो है जमीन के अंदर से उठती है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए समुद्र में भूकंप उठ रहा है, तो क्या समुद्र के नीचे जमीन नहीं है ना जमीन, तो जमीन के नीचे जहां से उठती है उसे ईपी सेंटर अधिकेंद्र कहते हैं। और जहां पे पृथ्वी पे वो फर्स्ट झटका मारता है उसे हम फोकस कहते हैं, अच्छे से समझिए, उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो फोकस अधिकेंद्र में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक गति एस तरंग की होती है, ये कुछ जमा नहीं। सबसे कम तरंग सबसे कम तीव्रता पी तरंग की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत होती है। देखिए मैं बता दूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंग, इसकी गति जो है, इसकी गति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है किसकी गति, प्राइमरी की। उससे थोड़ा सा कम किसकी होती है, आपका सेकेंडरी की। और सबसे कम किसकी होती है, आपका जो है एल तरंग की। गति के मामले में मैं वेग की बात कर रहा हूं, है ना, वेग सबसे कम होती है। अब जिसकी वेग जितना ज्यादा होगा उसकी तीव्रता इतना कम होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे कम तीव्रता जो है आपका हो गया प्राइमरी के, उससे थोड़ा ज्यादा तीव्रता सेकेंडरी का, और सबसे ज्यादा तीव्रता हो गया एल तरंग का। एल तरंग के बारे में एक चीज और है कि ये जो है ऊपर की तरफ, यानी जमीन के ऊपर की तरफ झटका ना मार के जमीन के नीचे की तरफ झटका मारता है, ठीक है। ये जमीन के नीचे की तरफ झटका मारता है, ठीक है, इसीलिए इसे भूमिगत तरंग भी कहते हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भूकंप से क्वेश्चन आता है किस स्केल पे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पे, रिक्टर स्केल पे इसे मापा जाता है, ठीक है। और ये कौन से ग्राफ होता है, तो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, से मापा जाता है, माफ कीजिएगा। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार को किस आर्टिकल के मध्य रखा गया। देखिए मौलिक अधिकार जो है वर्तमान समय में 6 है, पहले कितने थे, 7। कौन सा हटा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के जो अधिकार थे उसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। तब से लेकर आज तक 6 ही मौलिक अधिकार बचा है, जो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसे आपका भाग 3 में रखा गया, भाग 3 में रखा गया है। तो ये आर्टिकल कंज्यूम करते हैं 12 से लेकर 35 तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 36 से 51 जो आप देख रहे हैं ये आपका है नीति निदेशक तत्व। क्या है ये, नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व है। अब देखिए 35 पर खत्म हुआ था भाग 3, तो स्वाभाविक सी बात है अगला भाग 4 होगा, तो ये भाग 4 में रखा गया है। 36 से 51 तक का जो है चीज, और इसे नीति निदेशक तत्व नाम दिया गया है। और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व जो है प्रेरित है। इसके अलावा 1 से 5 जो है ये हमारा नागरिकता से संबंधित परिभाषा वगैरह है, नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है, और इसे भाग 2 में जगह मिला है, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार के जो कुछ आर्टिकल हैं ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, जैसे 14 समता का अधिकार, 15 जो है जाति लिंग आदि पे भेदभाव पे निषेध, 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 20 सजा आदि मामले में छूट, 21 निजता का अधिकार, 22 इंपोर्टेंट नहीं, 23 जो है आपका मानव तस्करी पे रोक, 24 पे जो है बाल श्रम पे निषेध, 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 अल्पसंख्यक हित, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इस प्रकार से आपको भी याद रखना पड़ेगा और इस फ्लो में आपसे भी आना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल है एकदम जो है कभी भी बिना पूछे आपसे एग्जाम में छपेगा, ठीक है। इसके अलावा जो नीति तथ्य है इसके भी कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, 44 सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है, 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को भिन्न करता है, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है, 51 के ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है, 48 पर्यावरण और कृषि से संबंधित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने वर्ष 21 जनवरी को किस रूप में मनाया जाने की घोषणा की है, और हाल की करंट सेक्शन से क्वेश्चन है, हालांकि ये 2 साल हो गई इस बात को। तो 21 जनवरी को जो है केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है ना। 21 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है।
तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। 21 जनवरी नहीं होगा, ये 23 जनवरी होगा, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई विश्व युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। जो पराक्रम दिवस है ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी समझ लिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इन तीनों को भी बारीकी से समझ लेना, ये नहीं कि पूछा राष्ट्रीय महिला दिवस और मार के आगे 8 मार्च, है ना। अगला प्रश्न हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? MTS 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रकूट के जो अधिकांश शासक हुए ये जो है जैन धर्म को संरक्षित किए थे। तो जैन धर्म यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहे तो 24वें जो तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उसको मार करके आना है। बौद्ध धर्म जो है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा फैलाया गया बौद्ध धर्म, उनके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2021 का थीम क्या है? देखिए जनगणना 2021 तो अभी ऑफिशियल डाटा रिलीज तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी थीम वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो थीम जो है जनगणना 2021 का ये है, जन भागीदारी से जन कल्याण। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2011 के जनगणना का थीम क्या रहा था भाई, पूछा जा सकता है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ये हमारा भविष्य। इस प्रकार से जो है 2011 के जनगणना का थीम रखा गया था। 2021 वाले का जन भागीदारी से जन कल्याण रखा गया है। इसके अलावा एक चीज और इसमें बदलाव हो गई कि जो विवेक जोशी को जनगणना आयुक्त बनाया गया था, महापंजीयक एवं जो है एक सेंसस कमिश्नर, वो बदल गया है। अब हो गया आपका मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार जो है इसको नवंबर महीना में जो है नवंबर 2022 में इन विवेक जोशी साहब के स्थान पे जो है डिप्यूट किया गया है। तो अगर आप इसको पूछे कि जनगणना आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर होगा मृत्युंजय कुमार। विवेक जोशी नहीं मार के आइएगा। हाँ, अगर नवंबर 2000 पहले की बात कर ले तब विवेक जोशी मार के आना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए, क्योंकि नवंबर में इसकी जो है नियुक्ति हुई है मृत्युंजय कुमार साहब का जनगणना आयुक्त के रूप में, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 का जो जनगणना है कैमा जनगणना होगा लगातार वाली, तो 16वां जनगणना होगा। इसके बाद जनगणना सबसे पहले भारत में कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और 1881 से रिपन के समय से लगातार 10-10 वर्ष पे अब तक होता आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछे तो 1951 में होती है। लास्ट जनगणना अगर आपसे पूछे तो 2011 में होती है। तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, चाहे किसी भी अंकल से पूछा गया। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है? तो ये आपका है अशोक। अशोक को जो है ईश्वर का प्यारा लाडला देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और ये बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। बिंबिसार आपका हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भी आपका जो है गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य। और इसी के काल में जो है फहियान नामक यात्री जो है भारत यात्रा पे आया था। तो ये बात सभी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल के निर्माण में, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो दिल से तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है ये पेड़ पौधे का खाना बनाने का क्रिया है। पेड़ पौधे इसी क्रियाकलाप के अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। तो इस क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु की बहुलता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा।